हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका जो टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है वो है राजस्थान का इतिहास। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको महिला व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ा रहा था। जो पहले जो क्लास दी थी, राजस्थान के महिलाओं के जो योगदान के बारे में अपनी बात की थी। तो दोस्तों, इन महिलाओं के योगदानों की यदि हम बात करें तो जो राजस्थान में किसान आंदोलनों को देख लीजिए या फिर जनजातीय आंदोलनों में देख लीजिए। इसके अलावा यदि बात करें स्वतंत्रता संग्राम में, चाहे वो राज्य स्तर का हो चाहे वो केंद्रीय स्तर का हो। और यदि यहाँ पे इसके अलावा हम बात करें कि ऐतिहासिक महिलाओं में यदि हम आज भी बात करें या फिर जो शासकों के समय की भी बात करें, जिसमें गोरा दाई, पन्ना दाई ऐसी महान महिलाएं हुई है। और आज भी एक से जो मतलब हम ये कह दें कि कोई सा भी काम ऐसा नहीं है जो महिलाएं आपको आज उस ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। तो आज जो महिलाओं के योगदानों की चर्चा हम इस क्लास के दौरान करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम्स के स्तर को ध्यान में रखकर भी और महिलाओं को एक विशेष सम्मान के साथ जो उनके कार्य किए गए हैं इतिहास में, उन्हीं को याद करते हुए आज हम इस क्लास की महत्ता को समझेंगे। तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के तहत मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सपने पूरे नहीं होने दे। अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे, अपने हौसलों पर इतना भरोसा रखिए कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बना ले कि कितनी ही किस्मत, कितनी ही बेकार क्यों नहीं हो, आप अपने उद्देश्य में जरूर काम आओगे। दोस्तों, समय लगता है। हर कामयाबी में एक समय देना होता है। हर वक्त की बात यदि मैं बात करूं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, जैसे लाइन ही लिखे, जल को बर्फ में बदलने में वक्त तो लगता है। दोस्तों, आप रेगुलर तैयारी में जुट जाइए। किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आपके सामने है तो हमारी टीम को अवगत करवाइए। धीरे 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 अपने बेसिक मजबूत को इस स्तर से ले जाइए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़े। दोस्तों, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में तो वक्त लगता है। टाइम जरूर लगेगा, अंततः आपको सफलता जरूर मिलेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं, इतिहास पर अनेक कहावतें कही गई है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका फल आपको नहीं मिले। आप मेहनत करो और आपको सफलता नहीं मिले, हो ही नहीं सकता। ऐसी डिक्शनरी में है ही नहीं कि कर्म करे फल नहीं मिले। हाँ, जितना कर्म करोगे उतने फल जरूर मिलेंगे। तो अपने हौसलों को मजबूत बनाइए। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। तो मित्रों, आपको अपने मजबूत इरादों में कुछ सफलता है, कुछ असफलता है, कुछ आपके आलोचक, कुछ आपके समर्थक, कुछ आपके सहयोगी, कुछ आपके विपक्षी, तमाम बातें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मित्रों, हमेशा हर परीक्षा से एक सफल व्यक्ति को मजबूती के साथ गुजरना होता है और तभी जाके वो अपने इरादों में कामयाब हो पाता है। बड़े सपने को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता असफलता के इतने पड़ावों से गुजरना पड़ता है कि कई बार इतना विरोध होता है कि उसका मजाक उठता है, उसका साथ छोड़ देते हैं, उसका विरोध होता है। लेकिन अंत जब सफलता मिलती है तो वो तमाम विरोधी उसके बहुत करीबी, बहुत सहयोगी हो जाते हैं। और वो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। ये वक्त है, पढ़ाई का है, अपने आप को साबित करने का है लोगों के सामने। आप कितनी परसेंटेज बनाए हो 10वीं में, कितनी परसेंटेज बनाए हो 12वीं में, क्या किया है आपने, वो कोई मायने नहीं रखता। वो डिग्रियां हैं जो एक वक्त के बाद में आपकी अलमारी में रखने के अलावा कुछ काम नहीं आएगी, यदि आप सही समय को नहीं समझे। दोस्तों, बहुत सारे
लोग तैयारी करते हैं, लाखों लोग करते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों की नौकरी लगती है यहाँ पे, क्योंकि जिनको अपने समय का सही आकलन है, सही समय के अनुसार उन्होंने अपनी ठोस तैयारी की है, वो ही इस मकसद में कामयाब होते हैं। तो सही दिशा व सही समय का ज्ञान नहीं होना तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों, इतिहास व कल्चर की इस क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान के विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में, खासतौर पे जयपुर जिले में मेरी सेवाएं रही है। 7 ईयर्स आपके एक्सपीरियंस, लेकिन अब तो 8 ईयर्स से और 10,000 स्टूडेंट से भी कितने ये पढ़ा दिया मैंने। कईयों की सर्विस भी लगी और आज भी लगातार प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मैं मेरे रहते हुए उनके मकसद को तक, उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। राजस्थान एग्जाम्स अनअकैडमी के जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको जैसे कि लगातार सेवाएं दे रहा हूं, तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। सभी ग्रुपों में इस चैनल की जो प्रोग्रेस देखने को मिलनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इसको। रेगुलर जो मेरी क्लास का टाइमिंग आपको मालूम है, 11:30 से 12:30 बजे आप राजस्थान की कल्चर ले सकते हो। 2 से 3 बजे तक आप राजस्थान के इतिहास ले सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है अनअकैडमी का प्लस, ये भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका, कि कई स्टूडेंट यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में समझ नहीं पाते हैं, और कई समझ पाते हैं तो भी वो तमाम धारणाएं में बात करूं तो प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफी सारे फायदे प्लस सब्सक्रिप्शन के हैं। क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हो तो देखो क्या क्या फायदे मिलते हैं। हालांकि आपको मैं बता देता हूं, अनअकैडमी आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाती है। एक बात, अनअकैडमी आपको ऐप पे, एप्लीकेशन पे भी पढ़ाती है, जो लर्निंग ऐप होता है। यहां पे एक तो स्पेशल क्लासेज होती है, एक होती है प्लस कोर्सेज। तो यहां पे यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ यूट्यूब पे आपको निःशुल्क क्लासें मिल रही है, स्पेशल पे भी ऐप पर जो ऑप्शन होता है स्पेशल, वहां भी निःशुल्क है। प्लस पे आपको गुरु दक्षिणा चुकानी पड़ती है, जो जरूरी है, क्योंकि आप प्लस नहीं लिए तो इसका मतलब काफी सारी सुविधाओं से वंचित है। क्योंकि प्लस पे आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्यूज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, जिसकी तैयारी आप करना चाहते हो उसी अकॉर्डिंग सिलेबस करवाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और इतने सारे एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, आप खुद आइडिया नहीं लगा पाओगे कि कितने एजुकेटर अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे एजुकेटर दोस्तों, मुझे खुद को पता नहीं इतिहास के कितने सारे एजुकेटर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, ज्योग्राफी के कितने सारे हैं, आप ये लगा लीजिए एक से बढ़कर एक। क्योंकि अनअकैडमी राजस्थान का, यानी पूरे भारत का सबसे लंबा जो बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है टीचर भी इतने ही, तो सबसे पढ़ने का मौका मिलता है यदि प्लस ज्वाइन करते हैं। तो लर्निंग ऐप डाउनलोड करो सबसे पहले। तो जैसे लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, फिर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज यहाँ पे भरनी होती है, जिसमें आपको आरपीएससी राजस्थान के एग्जाम सेतु बनना होता है। चाहे आप आरएसएम एसएसबी वाला पटवार का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पुलिस विभाग का दे रहे हो। यहाँ पे 2 कोर्सेज होते हैं, प्लस व स्पेशल। स्पेशल तो आपको ऐसे भी निःशुल्क मिल ही रहा है, प्लस के लिए आपको गुरु दक्षिणा के रूप में गेट सब्सक्रिप्शन चॉइस करना पड़ता है, जो कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। नाम मात्र के शुल्कों में आप काफी कुछ पा सकते हो। 1 माह का डेमो लेके देख लीजिए आप, तो सीधी सी बात है। और बाकी आप चाहोगे नहीं हाँ गुरुजी 1 माह का डेमो क्या लें, तो पढ़ेंगे ही। तो 1 वर्ष या 2 वर्ष का प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ले, जिसमें 7,000 रुपये 1 वर्ष, 2 वर्ष का 8400 रुपये, जिसमें भी
आप मेरा कोड गिरिराज10 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गिरिराज10 कोड का इस्तेमाल करोगे तो 7,000 की फीस तो आपको मिलेगी 6300 रुपये और 8400 की 7560 ही चुकानी पड़ेगी। मतलब 10% का डिस्काउंट के लिए आप ये कर सकते हो। दोस्तों इसमें मेरा रेफरल कोड डाल देना आप। ज्यादा कुछ फीस है नहीं वैसे, जितने सोचते हो कि साहब कितने रुपए महीने का आएगा ये मात्र 2 वर्ष की यदि बात करूँ ना तो लगभग 350 रुपये महीने के आएंगे और 1 वर्ष का लगभग 500 रुपये महीने के आएंगे। तो इतनी सारे एजुकेटरों से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो फिर कोई ज्यादा फीस नहीं है आपकी। तो इतने सारे एजुकेटर से आप पढ़ने का मौका मिल रहा है। गिरिराज10 कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट जरूर पाए। दोस्तों एक तो अब आपकी क्लास की शुरुआत जैसा कि मैं करने जा रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, वो तमाम बातें आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब सुनिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की यदि हम बात करें, इतनी सारी महिला जो व्यक्तित्व में आज आपको पढ़ाने वाला हूं, तो बिल्कुल स्वागत है आपका मेरे साथ। एक एक पॉइंट्स को बारीकी से देखेंगे। समय भले ही अपने यहां पे आपके ले लूंगा, मैं 2 मिनट ज्यादा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो बड़े शानदार तरीके से यहां पे पढ़ाने वाला हूं। दोनों ही तरीके से आपको परिचित करवाऊंगा इस महान जो ऐतिहासिक महिलाओं वाले टॉपिक में। तो बताइए किसकी तरफ आप देख रहे हो, किससे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। दोस्तों किशोरी देवी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के इतिहास में। किशोरी देवी लाला या सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी और इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीरी प्रथा का व्यापक विरोध किया, राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया। तो किशोरी देवी का जो योगदान आपको मालूम ही है। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीरी प्रथा का जो व्यापक विरोध किया और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का जो उन्होंने बनाया, वाकई ही काबिल तारीफ है। सीकर जिले के कटराथल गांव, ये गांव का नाम आप ध्यान रखना। सभी दोस्तों को नमस्ते एक बार वापिस, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को एक बार नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप कहते हो। मतलब कुल मिला के आपका जीवन शुभ रहे, आपका दिन शुभ रहे। और दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, बहुत बढ़िया मित्रों। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और आप पर मेरी कृपा ऐसी बनी रहेगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पे किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन आता है कि किसके नेतृत्व में, किसने शेखावटी क्षेत्र में 10,000 से भी अधिक जाट महिलाओं को, या महिलाओं को तुम तेज सोच लीजिए, जाट महिलाओं को छोड़ो, कि 10,000 महिलाओं को नेतृत्व प्रदान किया था, तो वो है आपके किशोरी देवी। तो ध्यान रखना 10,000 से भी अधिक महिलाओं को, 1934 की बात है, कटराथल गांव सीकर में। तो लाला जो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, तो अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो अलग यहाँ पे उन्होंने जगाया। तो दूसरों यहाँ पे बात करो, हरलाल सिंह का विवाह 18 वर्ष की उम्र में सांवलोद गांव की निवासी चौधरी पेमा की पुत्री किशोरी देवी से हुई थी। तो मतलब हरलाल की जी की पत्नी थी किशोरी देवी।
तो दोस्तों किशोरी देवी का नाम आपने सुना। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और इस चित्र या इमेज से आप देख पा रहे होंगे कि क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पे आपके सामने है, तो इसको आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं, जैसा कि काली बाई की बात समझ गए होंगे आप किसकी ओर इशारा मैं कर रहा हूं। यहाँ पे समझ गए हो? हाँ, सॉरी, मतलब काली बाई की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, काली बाई। तो काली बाई डूंगरपुर की 13 वर्षीय भील बालिका थी। मतलब काली बाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की। मात्र 13 वर्ष की यह एक भील बालिका थी। तो डूंगरपुर की 13 वर्षीय भील बालिका थी, जिन्हें डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की पाठशाला में अपने अध्यापक श्री सेंगाबाई को मुक्त कराने के प्रयास में सैनिकों से गोलियों से छलनी कर दिया गया इनको, और 21 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। गेप सागर जो तालाब है डूंगरपुर में, वहीं काली बाई की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि इनके जो गुरु थे उनको बांध के ले जाया गया अर्ता घसीट कर, क्योंकि ये जो शिक्षा इनके द्वारा दी जा रही थी। तब यहाँ पे काली बाई ने, कहते हैं कि अपने गुरु को बचाने के लिए अपनी प्राणों का बलिदान कर दिया। तो डूंगरपुर की 13 वर्षीय भील बालिका थी, रास्तापाल ग्राम की थी। 21 जून 1947 को अपने आप को शहीद हो गई, और गेप सागर जो डूंगरपुर में, वहीं पे काली बाई की मूर्ति स्थापित है। एक सामने आपके एक और चित्रांकन आप देख पा रहे हो कि क्या है ये, बताइए दोस्तों, मैं किसकी ओर इशारा यहाँ पे कर रहा हूं, किस बात का जिक्र में यहाँ पे कर रहा हूं। तो आपको अगले चित्र में समझ में आएगा। अब थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये है बनवीर। आपको मालूम है बनवीर की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। तो बनवीर था, ये दाई माती पन्ना दाई जी से कहते हो, ये बनवीर है जो उदय सिंह को मतलब मारना चाहता है, या क्योंकि इसने विक्रमादित्य की हत्या तो कर ही दी थी। बनवीर राजगद्दी पे बैठना चाहता था कि बड़ा बेटा विक्रमादित्य की हत्या कर दी सांगा के। फिर उदय सिंह को मारना चाहता था और खुद शासक बनना चाहता था। दाई मां पन्ना का एक पुत्र था चंदन, तो चंदन को यहाँ पे सिला दिया। तब ये बनवीर चंदन की हत्या करके चला गया, तो अपने पुत्र का बलिदान दे दिया उदय सिंह को बचाने हेतु। तो त्याग व बलिदान का प्रतीक थी दाई मां पन्ना। तो दोस्तों दाई मां पन्ना का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। दाई मां पन्ना का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा का पुत्र था उदय सिंह। तो मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण इसे दाई मां किया। मतलब आपको मालूम है कि इनकी मां का नाम था कर्मावती, जो सांगा की पत्नी थी। तब कहते हैं कि उदय सिंह को दूध पिलाने वाली जो मां थी, दाई मां पन्ना। पन्ना का पुत्र चंदन राजकुमार उदय सिंह के साथ ही बड़ा हुआ था। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान ही पाला था। और पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी, आपको मैं बताऊं। तो दोस्तों पन्ना की बात करें, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की दाई थी। हालांकि राज परिवार का उनका कोई लेना देना नहीं था, वो कोई सदस्य नहीं थी, लेकिन उनकी स्वामी भक्ति जो आप पूरा राजस्थान आज तक समर्पित करता है। कमेरी गांव में ये जन्मी थी, और मैं आपको मालूम उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाए का ना करने से दाई मां कह दिया गया। तब बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता, तब अपने पुत्र चंदन को बलि देकर उदय सिंह को बचाया था।
इस प्रकार से मतलब एक तरह से यदि मैं यहाँ पे बात करूं, आपको मालूम है पन्ना, पन्ना दाई, इसकी छतरी तो कहाँ पे बनी हुई है, चित्तौड़ में है। और इसके पुत्र का क्या नाम था, इसके पुत्र का नाम था चंदन। और आपको मालूम है इसने उदय सिंह को बचाने हेतु किसका बलिदान दे दिया, चंदन की बलि दे दी एक तरह से, क्योंकि चंदन की हत्या किसने कर दी थी, बनवीर की। और आपको मालूम है बनवीर ने क्यों की थी, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ पे यदि मैं शासक बना, क्योंकि आपको मालूम था सांगा के दो बेटे थे, यहाँ पे एक तो विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह। तो यहाँ पे बीच में पिक्चर में कौन आ गया, बीच में पिक्चर में आ गया बनवीर। बनवीर कौन था, ये पृथ्वीराज, पृथ्वीराज वही रायमल का सबसे बड़ा बेटा। भाई रायमल के बेटे थे तीन मुख्य रूप से, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। रायमल का जो सब सांगा था, मतलब पृथ्वीराज की बात थी, तो पृथ्वीराज जब शासक बनने की यहाँ पे बात चली, तो बड़ा बेटा था पृथ्वीराज, लेकिन आपको मालूम है राजयोग नहीं था। और थर्ड नंबर का बेटा जो सांगा राजगद्दी पे बैठा था, तो कहते इसी पृथ्वीराज का पुत्र बताया था कौन, बनवीर। तो बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी शासक बनने के लिए। फिर वो उदय सिंह को मारना चाहता था। जब वो उदय सिंह को मारना चाहता था, इस बात का मालूम उसकी दाई दूध पिलाती मां पन्ना को पड़ गई। तो पन्ना ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सिला दिया। अब बनवीर ने क्या कर दी, चंदन की क्या हो गई, हत्या कर दी। फिर उसके बाद पन्ना ने अपना, मतलब पुत्र तो दोनों को ही मानती थी, लेकिन अपना त्याग उन्होंने दे दिया और चंदन की हत्या बनवीर ने कर दी और उदय सिंह को बचाकर यहाँ से ले गई। इस प्रकार से फिर बनवीर शासक बन गया था बाद में। लेकिन बाद में फिर पन्ना की बातों पर मेवाड़ के सरदारों को भरोसा हुआ कि यार पन्ना ने उदय सिंह की जगह, मतलब लोग तो यही सोच रहे उदय सिंह की हत्या हो गई, लेकिन पता लगा कि उदय सिंह तो बच गया, चंदन खत्म हो गया। इस प्रकार से फिर बनवीर को हटाकर मेवाड़ के सरदारों ने उदय सिंह को शासक स्वीकारा था। एक और है आपके उस महान शख्स की बात यहाँ पे करें, एक और है राजस्थान में, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे पन्ना दाई थी वैसे ही गोरा दाई है यहाँ पे। जोधपुर के अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने के कारण इसे मारवाड़ की पन्ना कहते हैं, गोरा दाई, मारवाड़ की पन्ना। तो इसे को मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, ये है गोरा दाई। अजीत सिंह को बचाने होते अपने पुत्र की जो बलिदान इन्होंने दिया, वाकई काबिल तारीफ है। मारवाड़ की पन्ना गोरा दाई को कहते हैं, जिसे रूपा दाई, गोरा दाई, मारवाड़ की पन्ना। एक और महत्वपूर्ण जो चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, वाकई आप सोचोगे कि क्या है। तो मित्रों ये भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान के इतिहास में महानताओं की कोई कमी नहीं है, महानताओं की कोई कमी नहीं है। तो ये है हाडी रानी। हाडी रानी कौन है, हाडी रानी। और ये सलुम्बर के ठाकुर रतन सिंह चुंडावत की क्या थी, पत्नी थी। तो मतलब हाडी रानी सल्ला कंवर, हाडी रानी सल्ला कंवर, तो इसे कहते सल्ला कंवर। हाडी रानी को ही सल्ला कंवर भी कहते हैं। तो सलुम्बर के ठाकुर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। देख लीजिए आप, या तो हाडी रानी कह दो, हाडी रानी कह दो या सल्ला कंवर कह दो, एक ही बात है। तो सलुम्बर मेवाड़ के जागीरदार रतन सिंह चुंडावत की पत्नी
ने अपना सिर काटकर निशानी रूप में युद्ध पे जाते हुए पति को दे दिया था। तो वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं क्या है। आपको मालूम है मित्रों, राज सिंह शासक था मेवाड़ का। दिल्ली का शासक था उस समय औरंगजेब था। 1658 से लेकर 1707 तक शासक था। 1652 से लेकर 1680 तक शासक था। मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों एक ही समान शासक थे, या फिर आप ये कह सकते हो कि दोनों समकक्ष शासक थे। बस लेकिन विरोध था आपस में। ये हिंदू धर्म का समर्थक, ये मुस्लिम धर्म का, लेकिन औरंगजेब की मुस्लिम धर्मता समर्थक से मतलब नहीं है। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब ने उस समय कितने मंदिरों को तोड़ दिया, कितनी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो इसका व्यापक विरोध किया था राज सिंह, क्योंकि राज सिंह ने उस समय काफी सारे मंदिर बनाए थे, खूब सारे मंदिर बनाए थे, उनमें अधिकांश को औरंगजेब ने तोड़ दिया। तो ये एक नया विवाद इनके सामने था। विवाद थपा ही नहीं था कि एक और मैटर फंस गया था यहां पे, चारुमती का। और चारुमती कौन थी? किशनगढ़ की राजकुमारी। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का जो विवाह, जो सगाई का जो संबंध था, वो फिर इस फिल्म में नया ही मोड़ ला दिया। चारुमती के पिता ने चारुमती की जो सगाई किसके साथ कर दी थे? औरंगजेब के साथ। अब ये विवाह औरंगजेब के साथ होना था, लेकिन चारुमती इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। चारुमती ने क्या किया, ये बात जाके राज सिंह को आग्रह की कि देखो, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या विवाह करूंगी तो मतलब राज सिंह से ही करूंगी। अब ये बात मतलब राज सिंह ने स्वीकार कर ली विवाह की बात को। अब चारुमती की जो सगाई औरंगजेब से हुई, जो विवाह औरंगजेब से होने वाला, तो वो मामला फिनिश हो गया। अब इससे औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब बड़ा नाराज हो गया कि यार ये क्या हुआ। तो उसने राज सिंह को चुनौती, भाई देख भाई राज सिंह, ऐसी बात नहीं चलेगी। अब तू चाहता है वैसे तो होगा नहीं, इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि तू जो करना चाहता वो मत कर। मतलब चारुमती का विवाह राज सिंह तेरे साथ नहीं हो सकता, तेरे साथ नहीं हो सकता। और इसी के कारण फिर देखो, दोनों के मध्य पहले ही विवाद थे मंदिरों को लेकर, और विवाद हो गई। अब राज सिंह की शादी में अड़चन पैदा करने की बात औरंगजेब ने कह दी कि भाई शादी मैं तो देख लेता हूं, या शादी करके ही बता देना शादी करेगा कैसे। अब साहब ऐसी स्थिति में मतलब एक तरह से राज सिंह के टेंशन चालू होगी कि यार या तो गड़बड़ होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि राज सिंह का जो विवाह औरंगजेब होने ही नहीं देगा। भाई राज सिंह का जो विवाह है, राज सिंह का विवाह चारुमती से जो होना था, वो यहां पे औरंगजेब होने ही नहीं देगा। भाई दोनों का जो विवाह था, अब ये औरंगजेब इधर एक भारी भरकम सेना लेके मेवाड़ की ओर आ रहा है, समझ गई? ये क्या है कि मतलब औरंगजेब एक भारी भरकम सेना लेकर कहां आ रहा है? मेवाड़ की तरफ आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे विवाह की बात चल गई, राज सिंह आ गया, चारुमती आ गई। तो एक तरह से मैं कह दूं कि एक भारी भरकम सेना के रूप में, भारी भरकम सेना के रूप में औरंगजेब दिल्ली से रवाना हो गया। राज सिंह को इस बात का मालूम पड़ गया। अब राज सिंह विवाह कर रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं? अब विवाह कर रहे कि लड़ाई करे, तो इस विवाह का जो रक्षा भार, इसका जो रक्षा भार था, वो किसको सौंप दिया? चुंडावत को।
इसको सौंप दिया चुंडावत को, मतलब रतन सिंह चुंडावत को। और उस रतन सिंह चुंडावत को सौंपा जिनका बेचारा खुद का विवाह भी खत्म ही नहीं हुआ था, मेहंदी नहीं, अभी तो हाथों की मेहंदी ही हिली हुई थी, जो सल्लह कंवर से हुआ था, जिसे हाडी रानी कह दे। अब एक बात बताओ, यहां पे रतन सिंह की नई नई शादी हुई सल्लह कंवर के साथ, और इस नई नई शादी वाले व्यक्तियों को परेशान कर रहा है कौन? राज सिंह, कि तुम जाओ वहां पे मेरी सुरक्षा के बाद। रतन सिंह का मन ही नहीं था कि अपनी पत्नी को टाइम दूं, कि तेरे इस युद्ध को टाइम दूं। तो बाप साहब बार बार पत्नी से चिपकता, रोता, जाता, आता, फिर चले जाता, फिर आ जाता, फिर चले जाता, मतलब ये बारंबार ऐसा ही चलता रहा। पत्नी का वियोग जो सता रहा था, पत्नी का जो वियोग आप जानते हो, जिनकी शादी हो जाती है वो जानते हैं, पत्नी से बिछुड़ने का जो डर। कहते सोच रहे हैं कि नहीं गुरु जी ऐसा कुछ ही नहीं होता है, तो फिल्मों में होता है। अरे ये हकीकत में भी तो हुआ है कि सल्लह कंवर की रतन सिंह की नई नई शादी हुई थी, कि राज सिंह ने मतलब युद्ध करने भेज दिया। तब रतन सिंह का मन ही नहीं था, जाए आए आए, फिर पत्नी के पास आए, फिर जाए। तो सल्लह कंवर देखिए यार, आज मेरे पति का जो युद्ध में मतलब एक तरह से रुचि नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस युद्ध में बाधा बन रही हूँ। तो कहते हैं कि बार बार आग्रह किया पत्नी से नहीं जाने का, लेकिन भेज दिया। फिर युद्ध भूमि तक पहुंच तो गया कैसे कर कुरा के। युद्ध भूमि में जाकर एक सेनापति को बोलता है कि साहब तेरी भाभी के पास जा और तेरी भाभी को बोल कि निशानी स्वरूप कोई ऐसी वस्तु दे दे जिससे तेरा पति इस युद्ध को कुशलता पूर्वक लड़ सके। तो सल्लह कंवर ने पता है क्या किया? हाडी रानी ने पता है क्या किया? निशानी स्वरूप, निशानी स्वरूप अपने सिर को काट कर भेज दिया। निशानी स्वरूप अपने सिर को काटकर अपने पति रतन सिंह के पास में भेज दिया कि मेरे पति की जो कमी हूं मैं, जिसके कारण कुशलता से युद्ध नहीं लड़ रहे, तो इसके कारण कहते हैं कि उसने अपने सिर को काट कर भेज दिया। बाद में रतन सिंह कुशलता पूर्वक तो लड़ा, लेकिन वो भी शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए मतलब कहते हैं कि रक्षा का जो भार था रतन सिंह चुंडावत ने संभाला था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो ये चित्र मैंने आपको बताया था कि सिर को काट कर उन्होंने दे दिया। हाडी रानी तो रतन सिंह चुंडावत की सलूम्बर जो मेवाड़ के जागीरदार थे, ध्यान रखना यहां पे इस बात को भी देख लेना कि सलूम्बर कहां पे, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत, मतलब रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना। अब आता है नेक्स्ट गौरी बाई। गौरी बाई का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान में डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कर्षण भक्त कवयित्री गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहते हैं। तो गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहते हैं मित्रों। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, कर्षण भक्त थी, तो वागड़ की मीरा कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनना। वागड़ की मीरा तो गौरी बाई को कहते हैं। डूंगरपुर के मारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते मीराबाई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मीराबाई का स्थान भी राजस्थान में बड़े सम्मान के साथ यहाँ पे लिया जाता है। और आपको मालूम है मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था।
मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के पाली के कुड़की गांव में हुआ था। तो अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म 1498 में पाली के कुड़की गांव में। कृष्ण भक्त आपको मालूम ही है, 16वीं शताब्दी में विश्व में चर्चित हिंदू कवियत्रों में शामिल थी। कृष्ण भगवान के परम भक्त के नाम से इन्हें जाना मीराबाई। तो ये एक तो आप 1498 याद रखना, पाली में कुड़की में इनका स्थान जो गांव है वो ध्यान रखना है, कृष्ण भक्त की जो जुड़ी हुई है ये ध्यान रखना। अगला आता है अल्लाह जिलाही बाई। नाम तो आपने सुना होगा, अल्लाह जिलाई बाई। केसरिया बालम पधारो नी मारी देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारी देश। गीत किसने लिखा था? अल्लाह जिलाई बाई ने। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश, जो गीत परखांड मांड गाई का अल्लाह जिलाही बाई ने गाया था और जिनका जन्म 1 फरवरी 1902 में हुआ था, बीकानेर रियासत में हुआ था। दोस्तों 1982 में पद्मश्री दिया गया और 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड दिया गया था। केसरिया बालम पधारो आओ नी पधारो मारा देश, अल्लाह जिलाही बाई, बीकानेर से संबंधित। एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण में यहाँ पे बात अभी किया, गौरी देवी। एक आपको यहाँ पे पहले बात किया था वो आया था आपके गौरी बाई। ध्यान से समझना इन चीजों को, गौरी बाई और गौरी देवी। तो गौरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी मांड गायिका के रूप में जो प्रसिद्ध हुई, एक विशेष योगदान उनका दिया। समझ गए दोस्तों? यहां पे आपको गौरी बाई मैंने बताया, बागड़ की मीरा इसे कहते हैं। समझ गए? और मैंने आपको बताया गौरी देवी यहां पे। चलो अब आप बताओ कौन है ऐसे महान महिला की जो चित्रांकित छाया चित्री आपके सामने है, जो वाकई आप सोचोगे कि कितने महान कार्य योगदान के अपने आप में रहे हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, कौन है? नहीं देखा, नहीं परखा, नहीं समझे, मालूम होना चाहिए आपको। कालबेलिया नर्तकी है ये गुलाबो, नाम सुना होगा गुलाबो का। कालबेलिया नर्तकी है गुलाबो। राजस्थान की आन बान सही कहने जाने वाली प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य गुलाबी को नृत्य कला के जरिए जो राजस्थान में नहीं पूरे देश विदेश में राजस्थान की कला संस्कृति को अलग पहचान दी है। नृत्य की गुलाबो सपेरा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पद्मश्री से सम्मानित किया है मित्रों। तो गुलाबो का जो योगदान आपको मालूम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब मैं कुछ बातें और करता हूं राजस्थान के प्रथम को लेकर। प्रतिभा पाटिल की यदि बात करें, पहली महिला राज्यपाल राजस्थान की रही है, फिर पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। तो प्रतिभा पाटिल दो तरीके से आपके लिए पहले नंबर पे है। पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की पहली महिला सुचेता कृपलानी ऐसे तो यूपी की बनी थी जो देश की पहली महिला राज्यपाल है, लेकिन राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ही तो बनी थी। वसुंधरा राजे की बात कर लो, पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की। समझ गए? कांता भटनागर की बात करते हैं, राजस्थान की पहली महिला राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष कांता भटनागर। राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता बनी। कमला बेनीवाल का नाम है पहले बताया था, पहली महिला मंत्री है, उप मुख्यमंत्री बनी, गुजरात के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया कमला बेनीवाल। डॉक्टर गिरिजा व्यास
राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला जो राजस्थानी अध्यक्ष बनी थी गिरिजा व्यास। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली राजस्थानी अध्यक्ष थी। देखो यहाँ पे एक से बढ़कर एक पॉइंट है, महिलाओं से संबंधित राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, पहली महिला विधायक यशोदा देवी, पहली जिला प्रमुख नगेंद्र बाला। समझ पा रहे हो मेरी बात को। रेमन मैक्स से पुरस्कार विजेता पहली राजस्थानी महिला अरुणा राय थी। अरुणा राय पहली राजस्थानी महिला थी जिन्हें रेमन मैक्स से मिला। पहली महिला जिला कलेक्टर ओतीमा बोरदिया, ओतीमा बोरदिया। पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। राज्य महिला आयोग की प्रथली अध्यक्ष कांता खतूरिया। राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कांता खतूरिया। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको मैंने बताई। एक आध और आपके रह गए जिनको भी अपने देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो अंजना चौधरी का नाम मैं पहले भी आपको सम्मान के साथ लेना बताया था कि अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही पर्दा आभूषण को त्याग कर बिजोलिया व बूंदी किसान आंदोलन में सत्याग्रह किया और महिलाओं को नेतृत्व प्रदान किया। तो अंजना देवी चौधरी का नाम आपने सुना होगा। राजस्थानी सेवा संघ के कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। रामनारायण चौधरी की पत्नी रही है। तो दोस्तों अंजना देवी चौधरी की बात करें, स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। कांग्रेसी महिला जिसने सामंती अत्याचारों का जो विरोध किया, ये वाकई ही बहुत काबिले तारीफ थी अंजना देवी चौधरी। दोस्तों यहाँ पे यदि मैं बात करूं अंजना देवी चौधरी की, ये तो आप ध्यान सकते हो। एक रतन शास्त्री की बात कर लेते, श्रीमती रत्न शास्त्री। तो रतन शास्त्री खाद स्रोत मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। हीरालाल शास्त्री के साथ इनका विवाह हुआ। जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1955 में पद्मश्री मिला और 1975 में पद्म विभूषण सम्मानित होने वाली पहली राजस्थानी महिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है श्रीमती रत्ना शास्त्री की। तो वनस्पति विद्यापीठ जो टोंक में संचालित है, श्रीमती रत्न शास्त्री का जो जन्म आपको मालूम है कांचरोज कस्बे में 15 अक्टूबर 1912 को हुआ था और हीरालाल शास्त्री से इनका आपको मालूम है विवाह हुआ था। 1929 में हीरालाल शास्त्री ने ग्राम सेवक, ग्रामोद्यान आदि के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें रत्न शास्त्री जुड़कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों यहाँ पे यदि बात करें 1935 में अपनी पुत्री शांता की आकस्मिक मृत्यु के बाद में, मतलब एक तरह से उसने शिक्षा कुटीर की नींव पड़ी, वनस्पति विद्यापीठ को अपना महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने बना लिया। तो सन 1955 की बात में उन्हें पद्मश्री दिया गया, 75 में पद्म भूषण उन्हें दिया गया था। ये बातें मैंने पहले भी बताई थी अंजना देवी की इनकी। दोस्तों राजस्थान की महिलाओं की बात करें तो ये जो पार्ट था वो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट्स को आपने बारीकी से देखा होगा। तो दोस्तों क्यों नहीं आप आसानी से पढ़ते रहे, मस्त होके पढ़ते रहिए। तो विदा लेते राजस्थान की महिलाओं के जो क्लास का जो टाइम है वो आपके एक तरह से संपन्न हुआ। ये तमाम महिलाएं आप याद रख सकते हो एग्जाम में। मैंने पहले भी वो क्लास पार्ट फर्स्ट में भी बताया था आपको, ये पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों कैसे हो आप, मैं आशा करता हूं आप सब लोगों के क्लास समझ में आई होगी। और आगे अब बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं बता देता हूं, डिजिटल बोर्ड आपके लिए लगने वाला है। जैसे अभी थोड़ी क्लासों में ऐसी चल रही है, तो अब अति शीघ्र आपको मालूम है अनअकैडमी का जो डिजिटल बोर्ड आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें हमारी पूरी टीम एक साथ वर्क करते हुए मिलेगी आपको। ऐसे भी कर रही है रेगुलर, लेकिन थोड़ा और आपकी क्वालिटी को सुधारने का जो प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और बेहतर क्लासें आपको दी जाएगी। आप रेगुलर तैयारी करते रहिए, कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी टीम आपके साथ है। सुबह से लेकर देर रात तक चलती रहती है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी आपको पढ़ाते हैं, तो ऐप पर भी पढ़िए। जहाँ स्पेशल क्लासेस तो आपको यूट्यूब की तरह निःशुल्क दे ही रहे हैं। इस प्रकार से आप आराम से मस्त होकर क्लास लीजिए, मैं तो कहता हूँ कहीं कोई संकोच नहीं है। तो बाकी कमेंट्स बॉक्स में आप बताते रहा करो।
ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही। फिर आपकी मेरी मुलाकातें होती रहेगी नेक्स्ट डे। जितने भी स्टूडेंट आए उनको नमस्ते, और आपका जीवन मंगलमय हो, आप अपनी सफलताओं के ऊंचे कदमों पर जरूर छुए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।